नमस्कार। आज हम 2013 की केदारनाथ त्रासदी पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट है और कोशिश है कि इस घटना की तह तक जाएं। ये सिर्फ एक, आप कहें तो, प्राकृतिक आपदा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे इतने भयानक प्रलय का स्थल बन गया। और हैरानी की बात है, इतने साल बाद भी 6 लोग अब भी लापता हैं। हाँ, और ये स्रोत यही दिखाते हैं कि ये घटना कितनी जटिल थी। सिर्फ मौसम या जमीन का मामला नहीं था ये। इसमें मानवीय फैसले, विकास का तरीका और पर्यावरण की हमारी समझ, ये सब कुछ जुड़ा हुआ था। हाँ, तो शुरुआत केदारनाथ के बदलते रूप से करते हैं। 4 धामों में से एक है, हमेशा से पवित्र स्थल रहा है। जी, बहुत पवित्र। लेकिन जैसा प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता बताते हैं, पहले ये एक कठिन तीर्थ यात्रा थी, है ना, जो धीरे धीरे एक आसान, मतलब एक आकर्षक धार्मिक पर्यटन बन गई। बिल्कुल, और इसका असर साफ दिखने लगा था। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें सब खुलने लगे। पिछले 10 सालों में ही, जैसा आपने कहा, पर्यटकों की संख्या में शायद 140% की बढ़त हुई थी। जबरदस्त उछाल। हाँ, पहले जहाँ ज्यादातर बुजुर्ग जाते थे, वो भी बहुत हिम्मत करके, अब तो हर उम्र के लोग, बच्चे भी बिल्कुल पिकनिक की तरह जाने लगे थे। इससे उस नाजुक हिमालय क्षेत्र पर आप सोचिए कितना दबाव पड़ा होगा। सही कहा। डॉक्टर आर के पचौरी ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि इतनी ज्यादा भीड़ का उस नाजुक इकोलॉजी पर गहरा असर पड़ना ही था। पर क्या ये सिर्फ भीड़ की बात थी, या जिस तरह से वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें भी दिक्कत थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। प्रोफेसर के.एस. वाडिया के हिसाब से जो नई इमारतें बन रही थी, वो पर्यावरण के लिहाज से मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थी। अच्छा। हाँ, कई तो सीधे नदी के फ्लड प्लेन में बना दी गई, मतलब जहाँ बाढ़ का पानी स्वाभाविक रूप से फैलता है वहीं पर। अरे बाप रे। जबकि आप देखिए, सदियों पुराना मंदिर वो टिका रहा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी, जगह सही थी। शायद पुराने जमाने के लोग ज्यादा समझदार थे। उन्होंने बसावट ढलानों पर ऊपर बनाई, नदी के रास्ते से दूर। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उस घटना पर आते हैं। वो 3 दिन 15 से 17 जून 2013, मॉनसून भी वक्त से पहले आ गया था, 15 जून को ही। जी, और फिर 14 से 17 जून तक जो बारिश हुई वो असाधारण थी, बहुत भारी। हाँ, मौसम वैज्ञानिकों ने क्या बताया इसके बारे में, जैसे आनंद शर्मा, पल्लव बागला? हाँ, उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठा एक कम दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी हवाएं, ये दोनों टकराए। इससे हवा में बहुत ज्यादा नमी आ गई, जो फिर पहाड़ों से टकराकर वहीं बरस गई। और पल्लव बागला ने यह भी कहा था शायद कि बर्फ पर बारिश होने से पिघलना तेज हो गया। हाँ बिल्कुल, बर्फ तेजी से पिघली, नदियों में पानी खतरनाक ढंग से बढ़ गया, और लगातार बारिश से, देखिए, हिमालय की पहाड़ियां कच्ची हैं, नाजुक हैं। हाँ। तो भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स शुरू हो गए। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जैसे अविनाश मिश्रा या भवान सिंह रावत, उन्होंने बताया कि 15 जून के बाद ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। फिर 16 जून की शाम को क्या हुआ? पहली बड़ी बाढ़। हाँ, उसे पहली फ्लैश फ्लड कह सकते हैं। अविनाश मिश्रा और भवान सिंह रावत दोनों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, जमीन हिलने लगी थी। बाप रे। प्रोफेसर अनबलागन ने इसे समझाया है, ये एक तरह का क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल फटने जैसा था। संकरी घाटी में बादल फंस गए और अचानक बहुत ज्यादा पानी एक साथ गिरा दिया। और इसी में रामबाड़ा और गौरीकुंड का रास्ता तबाह हुआ। जी हाँ, वो रास्ता बिल्कुल बह गया। और फिर आया 17 जून, सुबह का वक्त, चौराबाड़ी झील। हाँ, गांधी सरोवर भी कहते हैं उसे, वो टूट गई। वाडिया इंस्टीट्यूट के धनवीर पवार वहीं थे उस वक्त। उन्होंने बताया कि एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। धमाका? हाँ, और फिर लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी और मलबा, कीचड़, पत्थर, सब कुछ शहर की तरफ भागा। ये सामान्य बाढ़ से कहीं ज्यादा तेज था। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो अविश्वसनीय रफ्तार है पानी और मलबे के लिए। जी, और इसी ने केदारनाथ शहर को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। बस मंदिर और कुछ इमारतें ही बची। लोग तो इसे चमत्कार मानते हैं। हाँ, श्रद्धालु इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ जैसे प्रोफेसर वाडिया या भूवैज्ञानिक जॉन जैक श्रोडर, वो इसकी वजह मंदिर की पुरानी मजबूत बनावट, उसकी गहरी नींव और उसकी लोकेशन को मानते हैं। वो बिल्कुल सही जगह पर बना था। जबकि बाकी शहर, वो शायद ज्यादा नाजुक जमीन पर था। बिल्कुल, वो नदी के ज्यादा करीब या कमजोर ढलानों पर बसा था। व्यक्तिगत कहानियां तो दिल दहला देती हैं। अविनाश मिश्रा, पिता को बचा लिया पर पत्नी और रिश्तेदार नहीं रहे।
हाँ, और भवान सिंह जैसे लोग जो बच गए, उन्होंने जो लाशों का मंजर देखा वो भयावह था। बहुत दुखद। बचाव कार्य कैसे हुआ फिर? पहले तो कुछ स्थानीय पायलटों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को निकाला। फिर 18 जून से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन राहत शुरू किया। बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, हजारों लोगों को बचाया गया। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। आधिकारिक मौतें 580 बताई गई, पर हजारों लापता। हाँ, असल संख्या तो शायद कभी पता नहीं चलेगी। 4 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सब प्रभावित हुए थे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या सिर्फ प्रकृति का कहर था? नहीं, देखिए, भारी बारिश और भूस्खलन तो प्राकृतिक थे, पर जैसा डॉक्टर पचौरी और प्रोफेसर वाडिया ने साफ कहा, नदी के रास्ते में नाजुक ढलानों पर जो बेतरतीब अनियंत्रित निर्माण हुआ, हाँ, उसने इस आपदा को महाविनाश बना दिया। तो इसमें मानवीय लापरवाही, गलत विकास नीतियां, इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये एक सबक है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण तो चल रहा है, पर लोगों की राय भी अलग अलग है। कुछ लोग जैसे विट्ठल माहेश्वरी वो फिर जाना चाहेंगे, आस्था है जी। पर अविनाश मिश्रा का परिवार वो अब पहाड़ों पर जाने से डरते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, इंसान है तो भगवान है, इंसान नहीं तो भगवान को कौन पूछेगा। बहुत मार्मिक बात है। ये त्रासदी हमें बार बार याद दिलाती है कि हिमालय कितना संवेदनशील है और अनियंत्रित पर्यटन कितना खतरनाक हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में ऐसे नाजुक इलाकों में विकास और तीर्थ यात्रा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। या फिर जैसा प्रोफेसर वाडिया ने कहा, क्या हम पुराने ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? जैसे केदारनाथ मंदिर बना, क्या आज भी वैसी मजबूत प्रकृति के अनुकूल इमारतें बन सकती हैं? ये सचमुच एक जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।